TV6 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम इस विशेष चर्चा में एक और ख़ास मेहमान के साथ आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं दया सिंह जी, जिन्होंने बहुत पूर्व में बहुत अहम काम किए हैं और हम उनसे उनके उन कामों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर्धा में कुछ समाजी कारकुन और सिविल सोसाइटी के लोग जमा हुए, जिन्होंने देश की व्यवस्था, देश के हालात पर गौर व खौज करने के बाद ये तय किया कि इस समय सिविल सोसाइटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत देश को है। तो दया सिंह जी, वो क्या आइडिया था जिसने आपको मजबूर किया कि आप घर बार छोड़ करके नैरेटिव चेंज करने के लिए निकले और रियासतों, स्टेट्स का दौरा करें और वहाँ के लोगों को बताएं कि इस वक्त देश के क्या हालात हैं और उनको क्या करना चाहिए? गजाली जी, मैंने जिंदगी का वो बहुत समय नजदीक होकर देखा है जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मैं सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे और सिंह सभा शताब्दी कमेटी के सेक्रेटरी प्रधान थे और मैं सेक्रेटरी था, तो उन सारे हालात को मैंने देखा। इमरजेंसी के दौरान भी हमने देखा और ब्लू स्टार ऑपरेशन का मुझे यहाँ तक मैं पहुंच गया कि गिव ए बैड नेम टू ए डॉग एंड किल इट। उस हालात से सिख गुजरा। पहले आइडेंटिफाइड टारगेट सिख हुआ, उसके बाद मुस्लिम टारगेट हो गया। ये पिछले 40 साल के इतिहास को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मैंने वह समय भी देखा है जब चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे, यशवंत सिन्हा और सत्यप्रकाश मालवीय जी भी मेरे नजदीकी थे। तो उनके रास्ते से चलकर हमने सोचा कि कोई ना कोई रास्ता पंजाब का हल निकाला जाए, और वो हमारी कोशिश भी रही। पर अचानक ही चंद्रशेखर जी की सरकार चली गई और उसके बाद वो हालात फिर वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद भी कुछ कोशिश की कि इस हालात से निकला जाए, और इन द मीन टाइम जो बाबरी मस्जिद का हालात हुए, तो मेरे मानस में ये साफ था कि शायद पहले बार अकाल तख्त को सामने रखकर सिख को टारगेट किया गया, और उसके बाद पूरे 10 साल बाद बाबरी मस्जिद को सामने रखकर मुसलमान को टारगेट कर दिया गया। मेरा ये भी मानना रहा कि सरदार हुकम सिंह जी बहुत बार ये कहते थे कि जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, तब तक ये देश सेकुलर है, और जब ये दोनों टारगेट हो गए और एलिनिएट हो गए, तो फिर ये देश हिंदू राष्ट्र होगा। मुझे ये लगता है कि पिछले 10 साल से मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ और इस हालात से देखा है मैंने नजदीक हो। और मेरे गांधीयन के साथ भी सबके साथ संबंध है और लोग मुझे जानते भी हैं। तो इस बार 12 और 13 दिसंबर 2023 को वर्धा में गांधी सर्व सेवा संघ ने एक मीटिंग रखी। उसमें 50 कारकुन बुलाए जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो जाने पहचाने लोग थे, जो इस काम में काम करते थे, तो उनको बुलाया और उनके सामने बात की। तो 2 दिन हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहा कि इस हालात से कैसे निकला जाए। आज हमारे सामने सवाल, या तो राजशाही का, एक तरफ राजशाही खड़ी है, एक तरफ लोकशाही और लोकतंत्र की बात हम करते हैं, तो इन दोनों में से किस रास्ते को चुना जाए। अंत में ये रिजॉल्व हुआ कि एक नैरेटिव बनाया जाए, लोगों के सामने जाया जाए। घर बैठकर कुछ नहीं होना। जब तक आम लोगों के बीच में हम अपनी बात नहीं कहेंगे, तो लोगों को कैसा पता लगे, कैसे बात समझ में आएगी। राम मंदिर का मुद्दा इस ढंग से पेश कर दिया गया कि शायद देश में और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। तो उस हालात को देखते हुए हम सब ने एक रिजॉल्व किया और नैरेटिव के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो ये पहली यात्रा 15 जनवरी से लेकर और 19 जनवरी तक हमने एक यात्रा की पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ में। तो उन लोगों से बातचीत की, लोगों से बातचीत करते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अवाम जो है वो लोकतंत्र की तरफ है। वो चाहता है कि देश में लोकशाही रहे, पर लोकशाही कैसे रहे, ये हमारे सामने सवाल था। हमने चंडीगढ़ में भी मीटिंग की, जम्मू में भी मीटिंग हुई, आनंदपुर और अमृतसर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ भी हमारी चर्चा हुई। तो हम नतीजे पर पहुंचे कि आओ मिलकर आगे बैठें, संवाद करें। बिना डायलॉग के कुछ हो नहीं सकता, और आज क्योंकि जब आवाजें बंद हो जाएं, तो डायलॉग किससे किया जाए। तो इस डायलॉग को इनिशिएट करने के लिए हमने इस बात को इनिशिएट किया। मुझे खुशी है कि हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, चाहे वो समालखा पानीपत हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे गुरदासपुर, और एक गांव लादोपुर है, उस गांव में भी हम गए। फिर जम्मू वालों ने हमें बुलाया तो हम जम्मू भी गए, और अमृतसर में जब हम गए
तो मैं हैरान हुआ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं सरदार अवतार सिंह ग्रेवाल, वो भी उस मीटिंग में आए और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की और इतने थे कि हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। इस नतीजे पर हम इस हालात से पहुंचे। दया सिंह जी, आपने जहाँ तक मुझे याद है, ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड परान, इस गुरु नानक देव जी की सोच के अकॉर्डिंग भी एक यात्रा की थी। उस समय आपको ये क्या जरूरत पेश आई कि ये यात्रा की जाए? मैं हैरान हुआ गजाली जी कि 2011 का समय था, अन्ना आंदोलन शिखर पर था। यहाँ रोज दिल्ली में देखते थे कि रोज पटाखे फूटते और किसी मुसलमान का नाम आ जाता और उसके ऊपर जिम्मेदारी ले लेता कोई मुसलमान, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदारी भी ले लेती कि हमने किया, उन्होंने किया। तो उस हालात को देखा तो हम लोग बैठे थे तो मेरे पास मुस्लिम जर्नलिस्ट आए और उन्होंने कहा कि इस पे कोई काम करना चाहिए। मैंने कहा काम यहाँ बैठकर तो होगा नहीं, लोगों के बीच में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तो ये काम कैसे होगा। मुझे खुशी हुई कि जब हमने इस बात को लिया तो राधा भट्ट जो गांधी पीस फाउंडेशन की अध्यक्षा है वो भी मेरे साथ चल पड़ी। ये हमने 15 अप्रैल 2011 से एक यात्रा की 28 अप्रैल 2011 तक। और जब हम वेई नदी, जहां गुरु नानक ने जहां से इस आवाज को बुलंद किया कि ना को हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड प्राण, इसी मौजू को लेकर, इसी विचार को लेकर हम लोगों के बीच में गए। मुझे बहुत खुशी हुई जिंदगी में कि वहां से हम चल के, वेई नदी से चल के हम दरबार साहब अमृतसर गए, अमृतसर से चल के हम जालंधर आए, जालंधर से हम चंडीगढ़ भी आए और चंडीगढ़ से हरियाणा क्रॉस किया, फिर सहारनपुर गए और सहारनपुर में एक काजी, शहर काजी मिले। 1.5 घंटा हमारी बातचीत हुई। वो भी ऐसा अनुभव करने लगे कि हम लोगों को मिलकर बैठना चाहिए। वहां से मैं देवबंद गया। मैं हैरान था, पहले बार शायद मास्टर तारा सिंह जी जो अकाली लीडर पार्टीशन के समय रहे, शायद 40 साल में जितना मुझे लोगों ने और अखबारों ने वहां पेश किया, शायद मैं कभी भूल नहीं पाता। तो इसका मतलब ये मैं मान लिया कि मुस्लिम भी इस हालात से गुजर रहा है तो हमें इनकी बात करनी चाहिए। तो देवबंद से फिर मैं कुरुक्षेत्र भी आया, कुरुक्षेत्र से बरेली गया, बरेली से होते हुए हम अयोध्या भी गए और लास्ट में जब मैंने इसका समापन बनारस में गंगा नदी के उस पर तट पर किया, मैं हैरान था कि राधा भट्ट ने जो पानी का केन, जो जल का केन जो सरोवर से लिया, अमृतसर सरोवर से, उसको जब हम समाहित करने लगे तो अमर उजाला की खबर निकली कि जैसे जल जल में समाहित होके उनको अलग नहीं किया जा सकता, क्यों ना हमें दिलों को दिल में समाहित कर लिया जाए ताकि हमारे ये दिल एक दूसरे में समाहित हो जाए तो इनको अलग ना किया जाए। परंतु जो आज हालात हम देख रहे हैं, जिसके लिए हमने दोबारा ये रास्ता अडॉप्ट किया है, मैं समझता हूँ कि ये उसी रास्ते के बीच का रास्ता है जिसको हमने 2011 में शुरू किया था। हमारे देश की एक परंपरा रही है अनेकता में एकता। यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, ज़बानें बोलते हैं, बहुत सारे पंथों पर अमल करने वाले लोग हैं, बहुत सारी सभ्यताओं से जुड़े हुए लोग हैं। उनकी अलग अलग भांति भांति की ज़बानें हैं, उनकी भांति भांति की बोलियाँ हैं, उनके कल्चर हैं अपने, लेकिन सब एक साथ एक झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे यहाँ रहते हैं। लेकिन इस समय जिस तरह समाज को बांटा जा रहा है और जिस तरह से भाई भाई को ज़ात के नाम पर, मज़हब के नाम पर और इलाके के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ऐसे में आप चूँकि ऑल इंडिया पीस मिशन से जुड़े हुए हैं, क्या समाज के लोगों को करना चाहिए ताकि फिर से वही खूबसूरती, वही सुंदरता इस मुल्क की वापस लौट आए? गजाली जी, एक बात बहुत आपने इसमें से टेकअप की। मैं आपको एक गुरु नानक का एक शब्द है, बिरखा हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त उतोद भया उठ चले, ज्यों ज्यों रैन बिहानिया। इसके अर्थ बहुत कमाल के हैं। जो आपने कहा बिल्कुल वही के वही है। हमारी बोलियां अलग हैं, हमारी ढोलियां अलग हैं, हमारा रहन सहन है, हमारा अलग अलग है। हर 12 कोस पर तो हमारी बोली और रहन सहन बदल जाता है। तो गुरु नानक कहते हैं कि एक दरख्त के नीचे जब लोग बैठते हैं तो कुछ गर्म ख्याल के होते हैं, कुछ नरम ख्याल के होते हैं।
तो जब नरम और गरम ख्याल के दोनों आपस में बैठकर संवाद करें, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें, तो एक रास्ता खुलता है। वो रास्ता जो है वो वही हमारे पास रास्ता है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं। एक सिद्धों के साथ जब गुरु नानक गोष्ठ करने लगे तो उनके आगे एक प्रस्ताव रखा, रोष ना की जाए, उत्तर दी जाए। इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं, आओ बैठकर एक दूसरे के जवाब को तो समझ लें कि हम एक दूसरे के साथ जवाब क्या करना चाहते हैं। हर धर्म अपने अपने लेवल पर खड़ा हो गया। उसने कहा कि मेरा ही धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म अच्छा नहीं। मैंने एक बार एक और बात गजाली जी कही थी कि जब कहीं दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गुरुद्वारे से ग्रंथी को ढूंढेंगे, एक मस्जिद से मौलवी को ढूंढेंगे, एक चर्च से किसी पादरी को ढूंढेंगे, एक मंदिर से किसी हिंदू को ढूंढेंगे, पुजारी को ढूंढेंगे, और उनको कहेंगे हमें लीड कर, आओ हम मिलकर चलें। मैं हैरान हुआ कि जब सुबह जब आप उठते हो, उस समय ही एक कहता है कि मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, दूसरा कहता है मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, तीसरा कह रहा है मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, चौथा कह रहा है मेरा धर्म सबसे बढ़िया है। तो आपस में संवाद कैसे होगा? सवाल संवाद का है। जब भी देश में संवाद टूटता है, ये हालात पैदा हो। आज भी हालात ऐसा नहीं था कि इस देश में आमतौर पर, मैं कई बार मेरे से किसी ने पूछा, खास तौर पर सिखों के बारे में, कि आप औरंगजेब ने इतने तशद्दुद किए, इतना कुछ किया, तो मैंने एक लाइन कही। मैंने कहा कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक ये साथों साथ चले, और मैं हैरान हुआ कि हमारे खट्टे और मीठे संबंध रहे गुरुओं के, और 20% से ज्यादा मुसलमान, मुगल सल्तनत 400 साल जिन्होंने राज किया हो, 20% से ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा मुसलमान नहीं बने। इसका मतलब ना तो जनेऊ तोड़े जा रहे थे, ना कोई ऐसे। मैं तो जब सिखों के बारे में कहता हूँ, ये बंगला साहब गुरुद्वारा है, यहाँ गुरु हरकिशन जो 8वें गुरु थे यहीं आके ठहरे। अगर औरंगजेब ऐसा होता तो उनको ठहरने क्यों देते? ये जो बाला साहब जमुना के ऊपर जगह है, ये भी औरंगजेब ने ही, क्योंकि वो यहाँ ही ज्योति ज्योत समा गए तो उनका संस्कार यहीं हो गया। अगर औरंगजेब इतने जालिम थे तो उनको संस्कार के लिए जगह क्यों देते? तो मैं ये समझता हूँ कि इतिहास के पन्ने जो हैं वो अपने तरीके से लोगों ने पेश किए हैं, उसकी ही दुखांत हम झेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमको सबको मिलकर बैठकर विचार करना चाहिए। और अगर कहीं इतिहास में कुछ ऐसी बातें हैं, मैं एक लाइन और कह के आपकी बात करता हूँ। मैंने लोगों के सामने कहा कि 1920 का समय था, बाबा खड़क सिंह सिख लीग के अध्यक्ष थे, सिख लीग की मीटिंग थी, गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली मंच पर आए। मोहम्मद अली जौहर ने जो शब्द कहे, मैं सिखों को भी कहा और इन देश के सभी वासियों को कहता हूं कि मोहम्मद अली जौहर के वो शब्द याद रखने चाहिए। मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि खालसा जी, हमारे बुजुर्गों ने, हो सकता है आप पर ज्यादतियां की हूं, मैं उसकी माफी मांगता हूं। मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूं, आपका मन करे तो काट ले, पर आज जरूरत है हमें अंग्रेज से निजात लेने की। वो जब तक हम आपस में मिल बैठकर इकट्ठे नहीं होंगे तो इससे निजात नहीं मिल सकती। नतीजा ये हुआ कि वहां से सिख, मुस्लिम, हिंदू सारे मिलकर गांधी के साथ खड़े हो गए और हमने आजादी ले ली। आज हम कहाँ खड़े हैं? ये सवाल गजाली जी हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कि आज फिर से वही चक्र जो है 1920 वाला, मुझे लगता है कि हम उसी रास्ते पर वहीं आके फंस गए। इसमें से निकला कैसे जाए, ये हमारे सामने सवाल। जी, आज हम कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसी में आपने चूंकि राजनीतिक जीवनों को भी बहुत करीब से देखा है, राजनीतिक जो यात्रा इस देश में 1947 के बाद से शुरू हुई, उसको भी आपने बड़े हिस्से को अपनी नज़रों से देखा है, जिया है। आज जो राजनीति है उसमें समस्याओं को सामने रखने के बजाय, जनता की परेशानियों को सामने रखने के बजाय, हम मज़हब के नाम पर, हम संप्रदाय के नाम पर, हम जात के नाम पर उस सियासत को बुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि किस तरह इस लोकशाही को बचाने के लिए काम किया जाए ताकि लोकशाही बचे, जमहूरियत बचे, सेकुलरिज्म बचे, देश बचे? मैं हैरान होता हूं एक बात से, मैंने कईयों को कहा, 1984 का जब देश में सिखों के खिलाफ नस्ल कुशी हो रही थी,
तो ये हमारे सामने मेवात एरिया है। मेवात में 500 ट्रक सिखों के फंसे, और मैं समझता हूं कि एक ट्रक को भी झरीट नहीं लगी, एक भी ड्राइवर को तकलीफ नहीं हुई, उसको खाना मिला, सब कुछ मिला। एक वो रास्ता था, एक हमारा जीवन वो था। इस बार जब मैंने देखा नूह में, और मैं क्योंकि सब मेवात में गया, और जब ये रकबर का इशू हुआ, पहलू खां का इशू हुआ, तो गाय के मसले पर, तो मैंने सोचा कि देखूं तो मेवात में क्या यही हो रहा है। तो मैं गांव-गांव जाकर आया मेवात में। मैं हैरान हुआ, जितनी गाय की सेवा मैंने मेवात में देखी है गजाली जी, इतनी मैंने सेवा अपने लोगों में भी कभी नहीं देखी। वो चूल्हा चौका भी गाय के गोबर के साथ करते हैं। मैं हैरान हुआ कि कोई ऐसी बात ही नहीं थी। अचानक ही आप टारगेट करने के लिए, किसी को निशाना बनाने के लिए, ये आसान निशाना होता है, किसी कौम को निशाना बना लिया जाए। और हमने देखा है सिख भी निशाना बने, और उसके बाद मुस्लिम निशाना बने। तो मेरा ये मानना था नहीं है कि सारे हिंदू उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि जिस पे आरएसएस चल रही है। बहुत सारा 80% पॉपुलेशन आज भी इन विचारों की है, जिन विचारों की आज हम आपस में बात कर रहे हैं। अफसोस केवल इतना है कि जब उनको हम कहीं आइडेंटिफाई करके एक दूसरे के इंटरैक्ट नहीं कर सके, अपने नजदीकी नहीं ला सके, नतीजा ये है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि देश में इतने हालात। मैं तो कई जगह गया भी हूँ। मैंने अभी नासिक से एक यात्रा शुरू की। भाई राजनीतिक चिंतन, लोगों में राजनीति से ही लोग टूट जाएंगे तो फिर बनेगा कि बिना राजनीति के कोई कौम सस्टेन ही नहीं कर सकती, कोई देश सस्टेन नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि इसकी अवेयरनेस तो क्रिएट की जाए। पर मेरा ये कहना था कि लोगों में इस चिंतन का, लोग घर बैठ जाते हैं, कहते हमारा राजनीति से क्या लेना देना, और जब मार पिटती है तो हम उसी रास्ते, उसी का मुकाबला। अभी जब नूह में हुआ तो मैं हैरान हुआ, जिस बात को उठाया था, तो सोना में एक मस्जिद के चवेरे सारे सिख आकर खड़े हो गए कि हम इसको नहीं तोड़ने देंगे। तो मैं समझा कि हाँ, अब इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये रास्ता है। जब गुड़गांव में नमाज अदा नहीं होने दी जा रही थी तो हमने सोचा आओ गुरुद्वारे में नमाज अदा कर दें। मैं हैरान हुआ कि सारे अखबारों ने, सब ने, मैं समझता हूं कि उतनी सहमति मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इसका मतलब यह है कि हम सबके लिए ऐसा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें, वो भी अच्छा नहीं लगता। एक जरूरत है केवल उन इंटेलेक्ट की, उन लोगों की जो सामने आए, कम से कम इंटरेक्ट करें। और जरूरत आज संवाद की है, संवाद ही टूटा है। मैं एक लाइन आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग गुरु नानक की कहता हूं। गुरु नानक ने एक जगह कहा कि हे तालाब, तू तो बहुत सुंदर था, तेरे अंदर तो कमल फूल खिले थे, क्या कारण हुआ तेरे कमल फूल जो हैं वो मुरझा गए, तेरी धरती काली हो गई, पानी तेरा सूख गया, कारण क्या हुआ? तो वो तालाब जब जवाब देता है, वो कहता है कि जिस दरिया से मेरे संबंध थे, उस दरिया से मेरे संबंध टूट गए हैं, इसलिए मेरे ये हालात हुए। मैं समझता हूँ गजाली जी, आज हम उसी हालात से गुजर रहे हैं जो गुरु नानक ने उस तालाब को लेकर, पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन, कह दो खड़े सड़ियो, काली हुईया देवरी, नानक मैं तन पंग। आगे तालाब कहता है, जाना पानी नाला जैसे ती मेरा संग, जिसके साथ मेरे संबंध थे वो संबंध टूटे हैं। मैं समझता हूं कि आज देश की उस सभ्यता से, उस संस्कृति से, उस विचार से हमारे संबंध टूटे हैं। केवल जागरूक ये करना है कि उन संबंधों को रीओरिएंटेशन कर दिया जाए, उनको फिर से एक दूसरे के साथ ले। मैं नहीं समझता कि सारे लोग बुरे होंगे, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी देखा, मेरे से किसी ने पूछा राम मंदिर पर सवाल, मैंने कहा सवाल राम का नहीं है, राम थे नहीं थे, क्या थे क्या नहीं थे, मेरा इशू ये नहीं है। मेरा इशू ये है कि जिस राम की आप बात कर रहे हो, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की आप बात कर रहे हो, कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात तो सोच लो। हम कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद, वहां मैंने कईयों को कहा कि मैंने इतिहास के पन्ने वो बहुत नजदीक होकर पढ़े हैं। मैं तो हैरान हुआ मुगल सल्तनत का कि उन्होंने, अगर हरमंदिर साहब अमृतसर का आप देखें, बहुत नजारा कमाल का है। उसके जगह अकबर बादशाह तीसरे गुरु की बेटी भानी जी को देते हैं, गुरु अमरदास जी की बेटी को भेंट कर देते हैं। उस जगह पर एक साईं मियां मीर जो शाही पीर है, उससे नींव रखवाई जाती है। उसका सारे का सारा हरमंदिर साहब का जो वास्तुकला है वो इस्लामिक है। उसका दरवाजा 4 दरवाजे होते हुए भी आने जाने का रास्ता जो है वो पश्चिम की तरफ खुलता है।
मैंने कहा कम से कम यही समझ लेते, इसका मतलब वो तो सेकुलर थे, हम सेकुलर नहीं है ना, इसका मतलब हमारे निजाम में, हमारी सोच में सेकुलरिज्म नहीं है, वो तो हमारे से ज्यादा सेकुलर थे। सारे ही अपर कास्ट हिंदू, सारे के सारे मुगल बादशाहों के पास कोई रेवेन्यू मिनिस्टर था, हाईएस्ट पोजीशन पर आप थे, नवरत्नों में आप थे, तो फिर क्या मुसीबत खड़ी हो गई। और कभी भी जहां मस्जिद बनी उसके साथ मंदिर बना, आज आपको वो मंदिर से नीचे से कोई चीज और उस मस्जिद के नीचे से कुछ नजर आ रही। वो तो सेकुलर थे, उन्होंने साथ बनाया ताकि दोनों कौमें साथ साथ चलेंगी। अगर गुरुओं की लीडरशिप है तो केवल हिंदू को लीडरशिप, हिंदू के पास नहीं लीडरशिप थी तो गुरुओं ने तो आपको लीडरशिप दी, तो क्या यही लीडरशिप आपको दी थी जिस रास्ते पर आप चले? गजाली जी, आज बड़े सोचने का काम है जिस बात को आपने उठाया। जी, दुष्यंत ने कहा था, उनकी 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज जिस तरह से आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों और दूसरे तबकों पर जुल्म हो रहा है और इस बात की इम्कानात लग रहे हैं, इस बात की संभावना हो रही है कि आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज मुल्क के सामने खड़ा होगा कि हिंदुत्व रहेगा, हिंदुत्व की सरकार होगी, हिंदूवादी सरकार होगी, या फिर सेकुलर सरकार होगी, लोकशाही होगी। तो लोकशाही बचाने का इस वक्त चैलेंज है। ऐसे में आपकी संस्था, आपका मिशन क्या काम कर रहा है? मैं केवल आपको एक ऐड कर दूं, आपने जो बात कही मेरे दिल के अंदर की बात वो आपने कह दी। आप ये देखें कि अभी हम गए, मैं कईयों को कहता हूं कि पत्रकारिता जो है ये पवित्रता का नाम है। अगर पत्रकारिता पवित्र हो जाए तो वो जो समाज तक मैसेज जाता है वो पत्रकारिता से जाता है। मेरे साथ आनंद वर्धन थे लखनऊ से, मेरे साथ अजय शुक्ला चल पड़े, मेरे साथ वहां जसपाल सिद्धू थे चंडीगढ़ में, वहां महेशचंद्र मल्ली थे और बहुत सारे लोग आए। ऐसा एहसास करता हूं जिस बात को आपने उठाया, जिस बात को आपने वो उसका जो शब्द आपने अंकित पेश किए हैं, तो मैं समझता हूं कि वो लोगों का आज फिर से जरूरत है इस देश को। अगर हमने इस देश को इकट्ठा करना है, उन्होंने कुर्बानियां की हैं, उन्होंने शहादतें दी हैं, उन्होंने आजादी के लिए सबसे ज्यादा शहादतें दी है। वो गांधी के साथ आप लोग 1942 में छोड़कर चले गए, इवन कांग्रेस के लोग छोड़कर चले गए। और मुझे याद है सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दोनों वॉकआउट कर गए, केवल इस बात पर वॉकआउट कर गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं बाद में वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, वो बातें बाद में करेंगे। मैं समझता हूं कि सरदार हुकम सिंह की वो जो आशंका थी, वो जो एप्रीहेंशंस थी, आज उनको सच करके लोगों ने दिखा दिया कि नहीं, सरदार हुकम सिंह ने उस समय जो आशंकाएं की थी हमने तो उनको सच में साबित कर दिया। क्या यही होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, देश का प्रधानमंत्री हो और एक राजदंड तमिलनाडु से लाकर लोकसभा नए संसद में आप राजदंड पेश वहां लगाना चाहते हैं, तो आप लोकशाही के खिलाफ राजशाही खड़ी करना चाहते हैं। दूसरी बात जो अब आपने किया, आप अनुष्ठान करें, हमें कोई तकलीफ नहीं, आप अनुष्ठान करें, आप अपने धर्म को माने, हमारा कोई इतराज नहीं, हमें कोई। पर क्या आप देश के प्रधानमंत्री होते हुए इस बात को आप कभी तो सोचें कि ये देश अकेला एक का नहीं है, हम सब का है, हम सबको आगे चलना है। संदेश चाहता हूं कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बराबरी के लिए, हिस्सेदारी के लिए, साथ मिलकर काम करने के लिए? मैं फिर गुरुओं की एक वाणी का एक पंक्ति आपके सामने रखना चाहता हूं। होए एकत्र मिल हो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए। आओ मिलकर बैठें, मिलकर विचार करें और जो हमारे अंदर दुविधा हैं उनको आपस में संवाद के तरीके से उनका हल ढूंढें। यही रास्ता है, हम सबको मिलकर चलना चाहिए।
एक ही रास्ता है मिलकर चलने का और संवाद करने का, और कोई रास्ता कहीं मुझे नहीं लगता कि किसी और स्कूल ऑफ थॉट में कोई और लिखा होगा, पर हमारे स्कूल ऑफ थॉट में ये है कि मिलकर चलने का और संवाद करने का। और संवाद और विवाद में बहुत अंतर होता है। हम विवादों से बचना चाहिए, हमें संवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। यही मेरी अपेक्षा है और यही मेरी अपील। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इसी तरह के और कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। TV6 का वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट पर भी जाकर हमें देख सकते हैं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि हमारा हर कार्यक्रम सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।